डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हमारे पास एक इसी खास जो बात करेंगे वो यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल के बारे में क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो लैटिस होती है वो पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल एलिमेंट होता है। 2 डायमेंशनल, अगर लैटिस 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो बेसिकली जो है एक पॉइंट्स का एलिमेंट होता है, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है कि जो ब्रेवियस लैटिस। तो बेसिकली हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो ब्रेवियस लैटिस के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जो यूनिट सेल है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसके रिपीट करने से आपका होल लैटिस जनरेट हो जाती हो। वो जो यूनिट है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो होती हैं यूनिट सेल। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ एक वन डायमेंशनल लैटिस को बना रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल लैटिस है, बेसिकली एक इनफाइनाइट पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हो गए। अब अगर हमें चूज करना है जैसे यूनिट सेल चूज करना है, तो आप देख सकते हो कि यूनिट सेल चूज करने के लिए ये अगर पॉइंट को मैं ये कह रहा हूँ, इसको बी, ये सी, तो अगर इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिलाया, इसके रिपीट करने से भी हमारा एक यूनिट सेल हो सकता है। या अगर हम यहाँ बीच से ले रहे हैं, ये भी एक यूनिट सेल है। या आप यहाँ से लेते हुए इस पॉइंट से, बेसिकली इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, ये भी एक हमारा यूनिट सेल है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो यूनिट सेल चूज करने का तरीका है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। और वन डायमेंशनल में जो आपका यूनिट सेल है वो बेसिकली क्या है, एक लाइन एलिमेंट है। अब इसी को हम 2 डायमेंशनल में समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 डायमेंशनल में हम क्या करने जा रहे हैं, एक जो है 2 डायमेंशनल लैटिस बनाने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसको यहाँ एक 2 डायमेंशनल लैटिस बनाने जा रहे हैं। तो ये लैटिस हो गई एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि इसमें हमें यूनिट सेल देखना है। तो यूनिट सेल के जो तरीके हैं वो यूनिक नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, जैसे इसको मैं मिलाया, ये भी हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये भी एक यूनिट सेल है। इसके रिपीट करने से भी होल स्ट्रक्चर को मैं जनरेट कर सकता हूँ, ये भी एक यूनिट सेल है। या मैं इसको अगर बनाऊँ तो ये भी हमारा एक यूनिट सेल है, क्योंकि ये यूनिट सेल है। क्योंकि अगर इसको मैंने जनरेट किया, होल स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट होना शुरू हो सकता है। ऐसे ये जनरेट होता जा सकता है। तो ये सारे यूनिट सेल हैं। तो हम ये पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि यूनिट सेल जो चूज करने का तरीका है वो यूनिक नहीं है, पहली चीज़। फर्स्ट थिंग्स ये है कि जो यूनिट सेल है ये नॉन यूनिक है। इनफाइनाइट वे हो सकते हैं चूज करने के। और वन डायमेंशनल में जो होता है वो लाइन एलिमेंट होता है यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल में होता है वो एरिया होती है, बेसिकली एरिया एलिमेंट। और ये जो है पर्टिकुलर जो है ये पैरेललोग्राम है 2 डायमेंशनल में। और 3 डायमेंशन में ऑफ कोर्स ये होगा आपका, ये वॉल्यूम एलिमेंट होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे तरीके के यूनिट सेल हैं। तो अब इस यूनिट सेल को हमें क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा
यूनिट सेल को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो यूनिट सेल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूनिट सेल इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है प्रिमिटिव और दूसरा जो है नॉन प्रिमिटिव। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो यूनिट सेल का डिफिनीशन है वो बेसिकली लैटिस के रिस्पेक्ट में है। अब जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे, वो ये है कि पर यूनिट सेल जो आप यूनिट सेल चूज कर रहे हो, अगर पर यूनिट सेल इक्विवेलेंट लैटिस की संख्या या पर यूनिट सेल इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 है, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट अगर 1 है तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा 1। अगर पर यूनिट सेल इफेक्टिव लैटिस पॉइंट की संख्या 1 से ज़्यादा है, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट ये 1 होना चाहिए। अगर मोर देन 1 तो वो जो है नॉन प्रिमिटिव होगा। तो वो जो है नॉन प्रिमिटिव होगा। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो 2 डायमेंशनल में हमने जो लैटिस बनाए थे उसमें कौन से यूनिट सेल जो है वो आपका प्रिमिटिव है और कौन से जो है नॉन प्रिमिटिव है। तो इस केस में यहाँ अगर आप देखिए, मैं एक 2 डायमेंशनल फिर लैटिस उसी लैटिस को जनरेट कर रहा हूँ। एक 2 डायमेंशनल लैटिस है। एक 2 डायमेंशनल लैटिस है बेसिक तौर पे। तो अगर मैं इसमें पहला जो यूनिट सेल हमने लिया हुआ था वो कुछ इस तरह से था। इस यूनिट सेल को देखते हैं। इस यूनिट सेल के बेसिक तौर पे जो पहला यूनिट सेल है आपका, ये पहला है। इसमें कॉर्नर पे जो है ये 4 पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं कॉर्नर पे। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं इस लैटिस को तो ये कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हरे जो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है ये 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो बेसिकली इसका पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 है। तो हर एक कॉर्नर का 1/4, 1/4, 1/4, तो ये हो गया आपका टोटल 1। तो ये एक जो यूनिट सेल है वो बेसिकली क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसके लैटिस पॉइंट की संख्या 1 है। फिर हमने जो दूसरा बनाया हुआ था, अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर को देखो तो हमने दूसरा यूनिट सेल कुछ इस तरह से बनाया हुआ था। इसी क्रम में ये दूसरा यूनिट सेल भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें भी लैटिस पॉइंट की संख्या 1 आएगी। अब जो तीसरा हमने बनाया था उसको देखते हैं। ये तीसरा हमने यूनिट सेल बनाया था, ये तीसरा यूनिट सेल ये कुछ इस तरह से था। अगर हम इसको रिपीट करें इस यूनिट सेल को तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इस लैटिस में बेसिकली एक सेंटर पे है और बाकी 4 जो हैं वो कॉर्नर पे हैं। तो सेंटर का तो जो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में 1 है। बाकी जो कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर वाला 1 में भी है, 4 में है, तो इफेक्टिवली इसका कंट्रीब्यूशन जो है 1/4 है। तो यहाँ देखा जाए तो यूनिट सेल 3 के लिए देखा जाए तो यहाँ सेंटर पे 1 है और कॉर्नर पे 4 हैं, जिसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है 1/4 है। ये टोटल मिलके हुआ 2। तो ये जो यूनिट सेल है वो एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है।
ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जो है एक अलग तरह का एक यूनिट सेल आता है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल। बात आती है कि कन्वेंशनल, एक और जो पार्ट आती है वो है कन्वेंशनल यूनिट सेल। वो क्या होती है? हमने देखा कि यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ऑब्वियस है कि जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है यूनिट सेल। ये आपका प्रिमिटिव, ये बेसिकली जो है प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। ठीक है। अब जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है उसका क्या मतलब है? कन्वेंशनल यूनिट सेल जो है एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें जो नंबर ऑफ सिमेट्रीज जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हायर नंबर ऑफ सिमेट्रीज, अगर यूनिट सेल में जो सिमेट्री की संख्या ज़्यादा है तो उस यूनिट सेल को हम कहते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल। हम एग्जांपल के लिए यहाँ आपको एक जो है हेक्सागोनल लैटिस, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस बना रहे हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हेक्सागोनल लैटिस के बारे में। तो ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस, बेसिकली ये हनी कॉम्ब जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि नोट्स के साथ साथ सेंटर पे वाइड पे भी लैटिस पॉइंट होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है दोनों को मिला देने से जो लैटिस बनता है वाइड और नोट्स को, तो वो हेक्सागोनल लैटिस होती है। तो ये आपका एक लैटिस पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है यहाँ एक लैटिस पॉइंट हो गया, यहाँ तो इसमें दो तरह का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपके लिए बनाता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो यूनिट्स हम बना रहे हैं, बेसिक तौर पे ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है ये हमारा जो है कन्वेंशनल यूनिट सेल है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस यूनिट सेल को यहाँ ड्रा कर रहा हूँ बड़े के लिए। यहाँ लैटिस पॉइंट है, फिर यहाँ लैटिस पॉइंट्स है, यहाँ लैटिस पॉइंट्स है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो ये जो है एक कन्वेंशनल यूनिट सेल है। आप यहाँ देखोगे कि इस एक्सिस के अबाउट, अगर ये नॉर्मल है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको 60 रोटेट करें तो वो सेम स्ट्रक्चर आएगा। अगर 120 रोटेट करें या 180 रोटेट करें, अगर हमने इसको 60 रोटेट किया, 120 रोटेट किया या 180 रोटेट किया या 360 रोटेट किया, तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हो जो है 6 फोल्ड रोटेशन है, और 120 का मतलब हुआ 3 फोल्ड रोटेशन है, 2 फोल्ड रोटेशन है और 1 फोल्ड रोटेशन है। बेसिकली ये आपका रोटेशनल सिमेट्री। और दूसरा देखो, अगर रिफ्लेक्शन देखो तो इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, फिर इस एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्री है, और इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो तीन जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर सिमेट्री है। ठीक है। तो ये जो है आपका इतनी जो सिमेट्री है। अब इसमें देखते हैं कि ये बेसिकली जो है एक नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम जो है, इस जो यूनिट सेल को, ये प्रिमिटिव है, ये जो है कन्वेंशनल यूनिट सेल है। अगर इसी को हम जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ जो है देखें तो इस स्ट्रक्चर का प्रिमिटिव यूनिट सेल ये है। बेसिकली ये जो यूनिट सेल है वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखो ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और बड़ा वाला जो है वो कन्वेंशनल यूनिट सेल है।
तो इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की संख्या 1 है। तो ये बेसिकली 3 जो है, जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो 3 जो है परमिटिव यूनिट सेल से बना हुआ है, 1, 2 और 3। तो ये कन्वेंशनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की संख्या जो है 3 है। अब आते हैं यहाँ, अगर हम ये प्रिमिटिव यूनिट सेल को लेते हैं तो इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री केवल जो है आपका 1 फोल्ड, केवल C1 फोल्ड रोटेशन एक्सिस मिलेगी। और अगर हम इसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं तो एक ये और 2 जो है इसमें मिरर रिफ्लेक्शन मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि जो बड़ा वाला ये जो यूनिट सेल है इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रीज की संख्या ज़्यादा है, और जो छोटा वाला जो प्रिमिटिव है उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री की संख्या कम है। तो ऑब्वियस है कि मैथमेटिकली ट्रीट करना बड़े वाले को आसान है और छोटे वाले को जो है कठिन है। तो इसीलिए कभी कभी जो है हम कन्वेंशनल यूनिट सेल लेते हैं और कभी कभी जो है हम प्रिमिटिव यूनिट सेल लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये देखा कि जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल 2D हेक्सागोनल के लिए जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो नॉन प्रिमिटिव है। अब बात करेंगे हम ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में। बात करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होती है। ट्रांसलेशन वेक्टर बेसिक तौर पे अगर मान लो कि आपके पास जो है एक 1 डायमेंशनल जो है एक रेडियस लैटिस है, पीरियोडिक रेडियस लैटिस है, ठीक है। एक ऑफकोर्स ये इनफाइनाइट लैटिस होगी। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये लोकेशन ए, ये लोकेशन बी, ये लोकेशन सी। अब हम जैसे रेफरेंस पॉइंट से किसी और पॉइंट का जो है हम जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस रेफरेंस पॉइंट में से ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मान लो कि ये 1 डायमेंशनल लैटिस है तो हमें एक 1 डायमेंशनल वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो हम इस वाले जो इतने वाले डिस्टेंस को, या वेक्टर का डायरेक्शन है बेसिकली, इसको हम ए कह रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमें लोकेशन बी लिखना है तो ये लोकेशन बी जो होगा वो आर प्लस बेसिकली ये जो ए वेक्टर है उसके बराबर हो जाएगा। अगर हमें लोकेशन सी लिखना है तो बेसिकली लोकेशन बी लिखना है तो ये आर प्लस 2a हो गया, ठीक है। अगर लोकेशन सी लिखना है तो ये आर प्लस 3a हो गया। तो ये जो टर्म हम 2a 3a 8 कर रहे हैं इसी को कहेंगे हम ट्रांसलेशनल वेक्टर, बेसिकली ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो ये 1 डायमेंशनल में हमें एक ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रूरत होगी। अगर अब आप मान लो कि हमने इसके जगह पे इतनी दूरी को हम a डैश लिए हुए हैं, ध्यान से देखो। तो अगर हमने a डैश लिया हुआ है, a डैश वेक्टर है हमारा, तो अगर हम a लोकेशन को लिखना चाहते हैं तो a लोकेशन को लिखने के लिए r प्लस हाफ a डैश लिखना होगा। अगर हम c लोकेशन को लिखना चाहते हैं तो c लोकेशन को लिखने के लिए बेसिकली हमें r प्लस यहाँ से 3/2 a डैश लिखना होगा। तो हम देख सकते हैं कि दो तरह का है। एक में जो t है वो बेसिकली क्या है, m a टाइप का। m जो है वो एक इंटीजर है, और यहाँ जो देख रहे हैं अगर b लोकेशन पर्टिकुलर यहाँ हमने लिया तो ये r प्लस a डैश होगा। तो बेसिकली ये 1 में हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो t है, जो ट्रांसलेशन ये वाले जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली t जो है वो सम m डैश a है, a डैश है, जहाँ m डैश जो है वो जो है इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन टर्म भी रखा हुआ है, कंप्लीटली जो है इंटीजर नहीं है। ये फ्रैक्शन टर्म एंड इंटीजर ये दोनों पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है तो ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है यहाँ जो हमने ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर लिया हुआ है, ए वेक्टर को हम कहेंगे ए डैश और ए वेक्टर को हम कहते हैं
बेसिस वेक्टर, बेसिकली लैटिस को जनरेट करने के लिए जो बेसिस यूज़ की जा रही है वो बेसिस वेक्टर है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो सम मल्टीप्लिकेशन वो कोफिशिएंट के साथ जो है बेसिस वेक्टर विद सम कोफिशिएंट के साथ है। अगर वो कोफिशिएंट जो है टोटली इंटीजर है कम्प्लीटली, तो उस केस में जो t है जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है उसको कहते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। अगर ये यम हमारा जो है ये बेसिकली क्या है, ये इंटीजर पार्ट है। अगर हमने ऐसा बेसिस वेक्टर ले लिया जिसमें लैटिस पॉइंट को जनरेट करने के लिए टी को जो है इंटीजर के साथ साथ जो है फ्रैक्शन की भी ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं हम नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इसी को हम जो है टू डायमेंशनल के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कि एक जो है एक पर्टिकुलर जो है लैटिस है, एक टू डायमेंशनल लैटिस है, ये एक टू डायमेंशनल में स्क्वायर लैटिस ले रहा हूँ, एक टू डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस है। अब मैं यहाँ जो है बेसिक तौर पे दो तरह का, ये हमारा मान लो कि एक रेफरेंस, ये हमारा मान लो कि रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट। हम दो वेक्टर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली टू डायमेंशनल है तो दो बेसिस वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बेसिस वेक्टर हम पहले ले रहे हैं, इसको कह रहे हैं ए और इसको कह रहे हैं बी, ये हमारा बी वेक्टर। तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोकेशन यहाँ ये लोकेशन को ए कह रहे हैं, इस लोकेशन को बी कह रहे हैं, इस लोकेशन को सी कह रहे हैं, तो इस वेक्टर के फॉर्म में लिखना हुआ तो हमारा जो ए वाला लोकेशन है वो बेसिकली आर प्लस 1a प्लस 1b, ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ ट्रांसलेशनल वेक्टर है, यहाँ टी का पार्ट है। अगर हम सबको सी वाला लोकेशन लिखना है तो सी वाला लोकेशन बेसिकली आपको 2a और 1b, तो r प्लस 2a प्लस 1b, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपका जो t वाला पार्ट है, बेसिकली जो t है वो इस फॉर्म में है, t इक्वल्स टू एम ए प्लस एन बी, और m और n जो है, m और n जो है वो इंटीजर है हमेशा ही। तो ये t जो है यहाँ कंप्लीटली जो है ट्रांसलेशनल परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है। अगर मान लो हमने इसकी जगह पे इस वाले डिस्टेंस को लिया a डैश और इसने को ही हमने लिया p डैश, तो अब अगर हमें a को लिखना होता a डैश के क्रम में, तो a डैश के क्रम में a को लिखने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, r प्लस हाफ a डैश प्लस 1 b डैश। उसी तरह अगर हम किसी भी, तो ऑब्वियस है कि कोई भी अगर लैटिस पॉइंट को जब हम लिखेंगे इसमें यहाँ, तो वो लैटिस पॉइंट में जो ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट जुड़ रहा है वो हमेशा जो है जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल नहीं होगा, वो नॉन इंटीग्रल होगा, या कुछ पार्ट जो है हमेशा वो हमेशा जो है इंटीग्रल नहीं होगा। इस केस में यहाँ जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर को कहते हैं ये नॉन प्रिमिटिव है, ये पर्टिकुलर ए डैश बी डैश से बना हुआ जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो नॉन प्रिमिटिव है, और ए और बी से बना हुआ जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो प्रिमिटिव है। ये बेसिकली आपका ए डैश और बी डैश से बना हुआ है। और ये जो आपका जो दूसरा ट्रांसलेशनल वेक्टर है जो इसके क्रम में है ए प्लस बी के
के क्रम में है, जहाँ एम और बी जो है इंटीजर है, ये जो है आपका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। और ये जो सेट हैं ए डैश बी डैश या ए बी, इसको कहते हैं हम बेसिस वेक्टर। तो बेसिकली ए और बी जो है प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर है, और ए डैश और बी डैश जो है वो नॉन प्रिमिटिव वेक्टर है, बेसिस वेक्टर है। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, अगर आपके पास 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए बेसिक तौर पे जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो 3 के क्रम में होगा। ये होगा आपका एम ए, 3 जो है बेसिस वेक्टर की ज़रूरत होगी, और सी। अगर मान लो कि यहाँ एम एन ऑलवेज जो है इंटीजर है, तो ये टी जो होगा वो ट्रांसलेशनल प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल हो जाएगा। ये जो टी होगा वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा। अगर यम और यन जो और पी जो हैं ये ऑलवेज नहीं है, फार नहीं है, ये फार नहीं है, अगर जो है इंटीजर कुछ फ्रैक्शन है, तो टी जो है वो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा। अब बात करते हैं लैटिस पैरामीटर की, कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर, जैसे मानो कि आपके पास जो है एक वन डायमेंशनल लैटिस है, सिंपली एक वन डायमेंशनल लैटिस है। तो ऑब्वियस है कि वन डायमेंशनल लैटिस को जनरेट करने के लिए या यूनिट सेल बनाने के लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत है। मान लो कि मैंने एक यूनिट सेल ले लिया, ये हमारा एक यूनिट सेल है, तो वन डायमेंशनल है तो हमें एक ही वेक्टर की ज़रूरत होगी, ये एक वेक्टर। इसके जो है रिपीट करने से फ्रैक्शन या जो भी रिपीट करने से हमारा होल लैटिस जनरेट हो सकता है, तो एक वेक्टर की ज़रूरत होगी। या ऐसा कहा जाए कि एक डायरेक्शन केवल स्पेशियल वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो ये जो है वन डायमेंशनल में एक जो है स्पेशियस पैरामीटर की ज़रूरत होती है, ये लैटिस पैरामीटर है। अगर हमारा जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में ऑब्वियस है कि एक 2 डायमेंशनल लैटिस है। मान लो हमने ऐसे बनाया 2 डायमेंशनल लैटिस है, तो 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए हमें 2 वेक्टर की ज़रूरत होगी। एक ये हो गया और दूसरा वेक्टर बी। तो बेसिक तौर से 2 वेक्टर, या अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो 2 इसके मैग्नीट्यूड ए और बी के, और तीसरा जो हो गया इनके बीच का एंगल गामा। तो 2 स्पेशियस पैरामीटर और एक जो है एंगुलर पैरामीटर। अगर हम 3 डायमेंशनल में बात करें 3D में, तो 3D में बेसिकली क्या होगा, 3 वेक्टर की ज़रूरत होगी। ये हमारा हो गया ए एक्सिस, ये बी, और ये सी एक्सिस। ये वाली लेंथ जो है ए है, ये लेंथ बी, और ये लेंथ जो है हमारा सी है। ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी के सामने का एंगल बीटा, और सी के सामने का एंगल गामा। तो 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर की ज़रूरत होगी, ए बी और सी, या 3 जो है स्पेशियस पैरामीटर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी सी, और 3 जो है एंगुलर पैरामीटर अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये जो आपके पास है अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी, ये बेसिकली क्या है, लैटिस पैरामीटर है। तो अभी जो है हम इसको, अभी जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें बतानी है, वो ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि यूनिट सेल चूज़ करने का जो तरीका है हमने आपको बताया वो यूनिक नहीं था। जैसे हमने आपको बताया कि यूनिट सेल जो आप ले रहे हो 2 तरह का है, ट्रांसलेशनल वो जो है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, और यूनिट सेल चूज़ करने का तरीका जो है वो यूनिक नहीं है। तो अगर मान लो कि आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल जनरेट करना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल को जनरेट करने का तरीका जो है वो हम देखेंगे। यूनिट सेल का जो तरीका है
वो है, उसको कहते हैं विगनर साइज सेल। विगनर साइज्ड सेल। इसको कैसे करेंगे? इसका जो मेथड है वो है, अगर मान लो कि आपके पास वन डायमेंशनल में जो है हमको परिमिटिव यूनिट सेल बनानी है, तो ये एक वन डायमेंशनल लैटिस हो गई। अब तरीका क्या है, पहले क्या करेंगे कि कोई भी हम एक रेफरेंस ले लेंगे, तो चलो मान लो ये हमारा रेफरेंस हो गया, वहाँ से नियर बाई लैटिस पॉइंट को मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया। फिर क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो इसको मिलाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ। अब इससे जो इनक्लोज जो वन डायमेंशनल में लेंथ, टू डायमेंशनल में एरिया और थ्री डायमेंशनल में वॉल्यूम, वही क्या होगा, हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो जैसे यहाँ आपने देख लिया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो लेंथ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर मान लो कि आपको टू डायमेंशनल में देखना है, तो जैसे मैंने टू डायमेंशनल में एक स्क्वायर लैटिस यहाँ बना रहा हूँ, ये सिंपली जो है एक स्क्वायर लैटिस है। तो अगर मान लो कि हमने इसको जो है एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसे क्या करेंगे कि नियर बाई पॉइंट्स को मिलाएंगे। इससे हमने ये नियर बाई पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये नियर बाई पॉइंट्स को हमने मिलाया। अब क्या करेंगे, इससे जो है इस लाइन का जो है, ये लाइन हमने जो खींचा हुआ, हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानो यहाँ है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानो ये हो गया, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो बेसिकली जो है ये इस पॉइंट से आएगा, और इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये होगा, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे इस लाइन का, तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसका कुछ इस तरह से। तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये एक जो है इनक्लोज्ड आपको एरिया मिल गई, एक स्क्वायर मिल गई। बेसिकली टू डायमेंशनल स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो ये एक स्क्वायर लैटिस होगा। तो ये एक यूनिट बेसिकली जो है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। उसी तरह थ्री डायमेंशनल बनाना होगा, तो थ्री डायमेंशनल में आपको वॉल्यूम मिलेगा, उसमें भी नियर बाई को आप मिलाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहाँ प्लेन खींचेंगे, तो उससे जो इनक्लोज वॉल्यूम होगा वो हमारा जो है विगनर साइज सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए आगे के हम देखते हैं कि अभी हमने क्या सीखा हुआ है। तो हमने इसमें ये सीखा कि यूनिट सेल क्या होता है। बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल दो तरह से होता है, एक जो होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। और इसके क्रम में आगे एक जो है वो है कन्वेंशनल। बेसिकली वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, हायर सिमेट्री वाला, और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। अब प्रिमिटिव को जो बनाने का तरीका है वो है आपका विगनर साइज सेल। साइज्ड सेल मेथड्स। फिर हमने देखा कि जो ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में जाना। जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो लैटिस पॉइंट को, लोकेशन को किसी रेफरेंस पॉइंट से कोरिलेट करने के लिए जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है वो बेसिकली उसको जो है बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है। तो ये भी जो है दो तरह से होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव तो अगर आपका जो बेसिस वेक्टर है वो प्रिमिटिव है तो ट्रांसलेशनल वेक्टर भी प्रिमिटिव होगा। अगर बेसिस वेक्टर्स जो है, जो सेट है वो नॉन प्रिमिटिव है, तो ट्रांसलेशनल वेक्टर भी नॉन प्रिमिटिव होगा। फिर हमने लैटिस पैरामीटर्स के बारे में देखा। वन डायमेंशनल लैटिस को जनरेट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है,
तो बेसिकली वन डायमेंशनल में एक ही होगा, एक स्पेशियस पैरामीटर होगा वन डायमेंशनल में। टू डायमेंशनल में देखा जाए तो दो स्पेशियस पैरामीटर होंगे या दो वेक्टर कर सकते हैं और एक जो है एंगुलर पैरामीटर। और थ्री डायमेंशनल में तीन वेक्टर कहें या तीन स्पेशियस पैरामीटर और तीन जो है एंगुलर पैरामीटर। तो ये हमारे जो है लैटिस पैरामीटर। थैंक्स।